नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस.एन. विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके समक्ष। चलिए अब सीधे बात करते हैं एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जैसे अब पिछले कई कार्यक्रम में हम चर्चा कर चुके हैं कि विपक्षी एकता की महती आवश्यकता के बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने जो नई ऊर्जा का संचार किया, उससे पूरी की पूरी कांग्रेस उत्साह की हिलोरे ले रही है। अनेक आशाओं को पुनः जन्म देकर कांग्रेस नेतृत्व अब आने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और इसी क्रम में जो 3 महत्वपूर्ण राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश को माना जा रहा है। चूंकि वहां पर ध्यान रहे, पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के विधायकों ने। कमलनाथ की सरकार का पतन हो गया और उनके सहयोग से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से, फिर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, मुख्यमंत्रित्व में वहां अपनी सरकार का गठन किया। अर्थात चुनाव में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन वह जो एक आजकल बड़ा व्यंग में चलता है ऑपरेशन लोटस सफल रहा और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई। लेकिन इसलिए अभी वहां कांग्रेस ध्यान दे रही है। उन्होंने वहां पर कमलनाथ को पुनः नेतृत्व चुनाव का सौंप कर यह जता दिया है कि अगर बहुमत मिलता है कांग्रेस को वहां, तो फिर कमलनाथ को ही सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं पिछले कई वर्षों के शासन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली है पूरे राज्य में। संगठन को भी इतना मजबूत किया है कि बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। और स्वयं शिवराज सिंह चौहान की अपनी निजी लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मामा के रूप में वो सुख्यात हुए, मामा चौहान। हालांकि राजनीति और राजनीति का स्तर जिस प्रकार से गिर रहा है, उसके उदाहरण स्वरूप कांग्रेस की ओर से इस मामा में कंस जोड़ दिया गया, कंस मामा के रूप में पसंद। इसकी निंदा की जानी चाहिए। हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो कीजिए, आरोप प्रत्यारोप भी आवश्यक होना चाहिए, लेकिन उसको निजी स्तर पर और इस प्रकार नीचता के स्तर पर तो कतई नहीं ले जाए। खैर, मैं बता रहा था शिवराज चौहान का वो लोकप्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां पर कमलनाथ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पुनः कांग्रेस को वापस कराए जाने की। अभी पिछले दिन मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, जिस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम वहां 150 सीटें जीतेंगे, अर्थात पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। सीटों की कुल संख्या 230 है, एक नॉमिनेटेड होते हैं 231। उसमें उन्होंने कहा कि 150 सीटें हम जीतेंगे। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के वह 96 सदस्य हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 126 126। तो यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि मैं बता दूं, कांग्रेस नेतृत्व और कार्यकर्ता दोनों अभी काफी उत्साहित हैं। और जहां कमलनाथ की सांगठनिक, जिस तरह अगर हम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता की चर्चा करेंगे, और जैसे मैंने कहा
कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत स्थिति में ला दिया मध्य प्रदेश में, तो इसके साथ इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि कमलनाथ में जो सांगठनिक क्षमता है और जिस प्रकार के बड़े रणनीतिकार के रूप में उनकी एक विशिष्ट पहचान है, उसके अंतर्गत कांग्रेस अपने को एक सुखद स्थिति में प्राप्त पा रही है। तो फिर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वो मुकाबला चूंकि कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान के बीच होगा, परिणाम क्या होता है। यहां पर यह बता देना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में बहुमत के बावजूद जब कांग्रेस ने सरकार बना ली और फिर उसके साथ धोखा हुआ, वो विपक्ष में आ गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो इसे लेकर के ये ठीक है कि चूंकि अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण शिवराज सिंह चौहान को लोकप्रियता मिली है, लेकिन ध्यान रहे जब चुनाव का समय आता है तो मतदाता जो जोड़ घटाव करते हैं उसमें हर पार्टी के ही नहीं, उम्मीदवारों के कार्यों, उनके चरित्र का लेखा जोखा का अध्ययन किया करते हैं। इसमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि उम्मीदवारों के चयन में भारतीय जनता पार्टी कौन सी नीति अपनाती है। क्या वह गुजरात की तरह पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को उतारना चाहेगी? और ऐसा अगर होता है तो फिर असंतोष सामने आएगा, जिसे आप टिकट नहीं देंगे वो बागी हो जाएंगे, यह स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जहां तक लोकसभा की बात आती है, केंद्र की बात आती है, उसे अपार जन समर्थन प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने उन्हें पटकनी दी और उसके बाद कर्नाटक में, तो उससे यह संदेश तो गया ही कि जहां तक विधानसभाओं की बात है, राज्य विधानसभाओं की बात है, वहां मतदाता की सोच कुछ अलग हो जाती है। वो स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी पसंद जाहिर करती है। वो देखती है कि हमारे स्थानीय मुद्दों, जो समस्याएं हैं, जो जनहित से जुड़ी जो मुद्दे हैं, उस दिशा में सरकार कितनी क्रियाशील है, कितनी प्रभावी है, उस कसौटी पर एक एंटी इनकम्बेंसी चलता है, वो फैक्टर भी काम करता है। राज्य सरकार, जो वर्तमान सरकार होती है, उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। और जहां तक हम जो मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, कमलनाथ जैसा नेता अगर मैदान में चुनौती दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से सहजता से नहीं ले सकती। और चूंकि हवा का रुख विधानसभाओं में बदला है, उस पार्श्व में भी यह देखना पड़ेगा कि क्या कहीं 2018 तो नहीं दोहराया जाएगा, अर्थात कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। यह दिलचस्प घटना विकास क्रम है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस विश्वास के साथ ये कहा कि वो 150 सीट जीतेंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण तो होगा ही। लेकिन अब इसे हम जोड़कर देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी एकता की जो बातें हो रही हैं और जिस प्रकार से कांग्रेसी खेमे में उत्साह है, विशेषकर मैं फिर दोहरा दूं कर्नाटक चुनाव के बाद, तो वह प्रमुख भूमिका में अब सामने आ गई। और जिनका विरोध था कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर, जिन क्षेत्रीय दलों को
वे भी अब उनका नेतृत्व स्वीकार करने को कमोबेश तैयार हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए जैसे कहा कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इनके परिणाम भी विपक्षी एकता के प्रयासों को प्रभावित करेंगे। अगर कर्नाटक की पुनरावृत्ति हो जाती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार पहले से है, तो निश्चय ही कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्षी एकजुट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह समय की मांग है। मैं बार बार कह चुका, फिर दोहरा रहा हूं, यह किसी दल विशेष के समर्थन या विरोध का मामला नहीं है। यह मामला है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का और मजबूत करने का। और इसके लिए आवश्यक है कि एक अत्यंत ही मजबूत, कारगर, प्रभावी विपक्ष मौजूद रहे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी एकता अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर पूर्व की भांति विपक्ष के वोट बट गए विभिन्न दलों में, छोटे छोटे दलों में, तो फिर छोटे से बहुमत के साथ कोई भी दल सत्ता में आ जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो आई। इसलिए यह आवश्यक है कि विपक्षी एकता को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। फिर दोहराता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक कारगर कदम होगा। इसलिए आवश्यक है विपक्ष एकजुट हो जाए। और जब विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ताधारी दल हमेशा सतर्क रहते हैं। वो जानते हैं कि कभी भी हम पर निर्णायक आक्रमण हो सकता है, और इसलिए वे जनहित में जनहितकारी योजनाएं बनाते हैं, उन्हें क्रियान्वित करते हैं, ताकि जन समर्थन उनके पक्ष में रहे। जो है वह तो रहे ही और उसमें इजाफा हो। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है कमलनाथ की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। और विपक्षी एकता को जहां बल मिल रहा है, वहां केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर सतर्क है, सजग है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है कि अगर विपक्षी एकजुट हो जाए तो उनके लिए 2024 में परेशानी हो सकती है, उन्हें कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, इस विपक्षी एकता की कवायद को बिल्कुल एक विदूषक की भांति मजाक के तौर पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हाशिए पर रख देते हैं उस प्रयास को। लेकिन हकीकत यह है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, यह दोहराना ही होगा, लेकिन इसे उद्धृत करना आवश्यक है कि वर्तमान केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को देश के कितने प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त है? मात्र 35%। अर्थात 65% देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। लेकिन यह एक विडंबना के रूप में मैं बार बार कहता हूं, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर कभी गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि बहुमत की असली परिभाषा क्या है। आज 35% वोट के साथ, वोट के समर्थन के साथ खुद को बहुमत की सरकार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इस तथ्य से परिचित है। और जो खबरें मिल रही हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनसे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब पर विचार विमर्श कर, गौर कर, तालुका स्तर पर अपने संगठन को जो मजबूती प्रदान की और कर रहे हैं, और चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, उससे यह आशा की जा सकती है कि पार्टी मजबूती के साथ 2024 में पुनः मैदान में उतरेगी। इसमें कोई शक नहीं है। वह मुगालते में नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मुगालते में नहीं बता था, जो विभिन्न स्तरों पर उनकी जो चर्चाएं हुई उसमें सारी बातें आई और उन्होंने अपनी कमियों को भी पहचाना, उन्हें चिन्हित किया है और उस पर काबू पा करके उसके निराकरण के उपाय की ओर आगे बढ़ रही है। निसंदेह यह तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जब केंद्रीय सरकार की बात आती है तो मोदी सरकार की, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सामने आज विपक्ष का कोई भी नेता टिक नहीं सकता। आज विपक्ष में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी के मुकाबले सामने खड़ा हो सके। वैचारिक स्तर पर और अकादमिक स्तर पर भले ही आप राहुल गांधी को सामने कर दें, अगर मोदी और राहुल गांधी दोनों एक मंच पर आकर एक विषय पर बोलें तो उसके जो प्रभाव जनता पर पड़ेंगे उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग है। और यही कारण है कि कई चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से कभी भी ऐसी पहल नहीं की गई या ऐसे सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया कि राहुल गांधी के साथ वो एक मंच पर जनता को संबोधित करें। यहां पर दुखद रूप से इसे भी चिन्हित करना पड़ेगा कि इतनी लोकप्रियता अर्जित करने के बावजूद, इतने लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के बावजूद, इतने सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पिछले, अब तो 10वां साल शुरू हो गया उनके शासन का, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वो मीडिया से भागते रहे। आलोचक कहते हैं कि चूंकि उनके पास उनके संभावित तीखे सवालों का जवाब नहीं होगा, इसलिए वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यह स्थिति, ये सारी उपलब्धियां जो हमने अभी गिनाई प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उस पर पानी फिर जाता है जब लोग पूछते हैं। और पूरे विश्व में, आपको बता दूं, इसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, विश्व मीडिया में, कि भारत के प्रधानमंत्री वहां मीडिया से रूबरू क्यों नहीं होते हैं। यह भारतीय इतिहास, आजाद भारत के इतिहास का पहला अवसर है कि कोई प्रधानमंत्री मीडिया से भागे। क्यों? यह सवाल तो है। अकादमिक स्तर पर सवाल बार बार पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और यह जो संदेश आम जनता के बीच जा रहा है कि वे मीडिया के तीखे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसको समूल नष्ट कर दें। और ऐसा वो कर सकते हैं क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवालों का वो सामना नहीं कर सकते। ये क्षमता उनमें है। जब वे विश्व स्तर पर विश्व के नेताओं के बीच बैठ करके अपनी जानकारी को, अपनी शक्ति को उनके ऊपर कर बैठा देते हैं, तो फिर भारत के अंदर भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब वो कैसे नहीं दे सकते। मैं आश्वस्त हूं प्रधानमंत्री के पास ऐसे वे सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं जो भारतीय मीडिया का सामना करने में सक्षम है। उनके कार्यों, उनकी उपलब्धियों, उनकी योजनाओं को हाशिए पर कौन रख सकता है? कोई नहीं। ऐसे में पुनः मैं दोहराते हुए कि प्रधानमंत्री अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, वो मीडिया के सामने आए, पत्रकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के सवालों का सामना करें, उनका जवाब दें और इस धारणा को चित कर दें कि उनके पास जवाब नहीं। इसमें कहीं कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। उनके नहीं आने से मीडिया के सामने ऐसे सवाल आलोचक खड़े करते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णतः सक्षम है
भारतीय मीडिया का सामना करने के लिए। तो यह एक जो कलंक के रूप में, एक सवालिया निशान के रूप में उनके सामने खड़ा हो जाता है, इसका निराकरण आवश्यक है और यह स्वयं प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। उनके सलाहकारों को भी चाहिए कि स्वयं पहल करते हुए मीडिया को आमंत्रित करें, प्रधानमंत्री को सामने रखें और प्रधानमंत्री उनका सामना बखूबी कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं वो कल्पना कर सकता हूं, उस दृश्य की कल्पना कर सकता हूं कि ऐसे जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे तो अंत में प्रधानमंत्री मोदी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर देगा जो कहते हैं फिरते हैं कि प्रधानमंत्री उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक प्रणाली के महत्व के आलोक में अपना दायित्व मानते हुए मीडिया का सामना करे, मीडिया के सामने आए। बल्कि अब तो उनके शासन का 10वां वर्ष है और चूंकि 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव सामने है, इस अवसर को प्रधानमंत्री अपने हाथ से न निकलने दें। तत्काल अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करें और प्रधानमंत्री सामने जाकर उनके सवालों का कारगर जवाब दें। यह बहुत ही आवश्यक है। सारी उपलब्धियों की मौजूदगी के बीच यह एक सवाल जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर देता है कि वो मीडिया का सामना नहीं कर रहे हैं, इसका निराकरण करना, इसे नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री मोदी को है, उनके सलाहकारों पर है। अतः अब और विलंब नहीं, अन्यथा यह एक बिंदु 2024 में अन्य बातों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा कर सकती है। इस बात को उनके सलाहकार, रणनीतिकार अच्छी तरह समझ लें और इस आलोक में भी प्रधानमंत्री को इसके लिए तैयार करें कि वे मीडिया का सामना करें और अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे मैं ऐतिहासिक बोलूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे अवसरों को अपने पक्ष में करने की कला अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर उसे प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाए। आइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सामना कीजिए, सामने बैठिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए और सबों के मुंह पर ताले लगा